In this lecture, we will discuss the steady flow energy equation. In short, it is known as SFEE, steady flow energy equation. तो उससे पहले हम देखते हैं कि what is a steady flow process. तो फ्लो प्रोसेस मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. स्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होते हैं? If the mass and energy flow are constant with time, it is called steady flow process. तो फ्लो प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था. फ्लो प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जहां पे जिस प्रोसेस में मास और एनर्जी दोनों का फ्लो होता है. ठीक है, तो जहां पे मास फ्लो हो रहा है और साथ ही साथ एनर्जी भी फ्लो हो रही है, दीज आर द फ्लो प्रोसेसेस. और जहां पे सिर्फ एनर्जी फ्लो हो रही है, मास का फ्लो नहीं हो रहा है, वो क्या होते हैं? नॉन फ्लो प्रोसेसेस. दीज आर इक्विवेलेंट टू द क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. अगर हम किसी सिस्टम की बात करेंगे तब यही चीज एप्लीकेबल होती है क्लोज सिस्टम के लिए और ओपन सिस्टम के लिए. दैट इज, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का फ्लो होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और ओपन सिस्टम में मास का और एनर्जी का दोनों का फ्लो होता है, दोनों का ट्रांसफर होता है. लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो अगर इन प्रोसेसेस में सिर्फ एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो वो होंगे नॉन फ्लो प्रोसेस. और अगर इन प्रोसेस में मास और एनर्जी दोनों का फ्लो हो रहा है तो फिर इस तरह के प्रोसेसेस को हम बोलते हैं फ्लो प्रोसेस. अब बात करते हैं स्टडी फ्लो प्रोसेस की. अगर फ्लो प्रोसेस से पहले ये स्टडी वर्ड जुड़ गया है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखिए, फ्लो प्रोसेस है, इसका मतलब मास और एनर्जी का फ्लो तो हो ही रहा होगा. लेकिन अगर मास और एनर्जी का फ्लो इस तरीके से हो रहा है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मींस जो मास फ्लो रेट है, जो मास फ्लो है, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा. जैसे अभी क्या है, अभी सपोज के मास फ्लो रेट जो है वो 5 kg पर सेकेंड है. तो अभी 5 मिनट बाद में ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 5 kg पर सेकेंड से 6 kg पर सेकेंड हो जाए या 7 kg पर सेकेंड हो. हम उसको 5 मिनट बाद देखें या 10 मिनट बाद देखें, अगर मास फ्लो रेट या फिर एनर्जी फ्लो रेट जो है वो अगर कांस्टेंट है टाइम के साथ, वो चेंज नहीं हो रहा है, मास फ्लो रेट जितना भी है वो जो भी फ्लो हो रहा है या एनर्जी का जो भी फ्लो है वो टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टडी फ्लो प्रोसेस. ठीक है, और अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनस्टडी फ्लो प्रोसेस. तो अनस्टडी फ्लो प्रोसेस का यूज नहीं है यहाँ पे. हम यहाँ पे सिर्फ स्टडी फ्लो प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं, और स्टडी फ्लो प्रोसेस के लिए ही हमें एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव करना है. ठीक है, तो एनर्जी इक्वेशन जो आप लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन का नाम सुना होगा, बर्नौलीज इक्वेशन इज आल्सो एन एनर्जी इक्वेशन. ठीक है, तो ये बर्नौलीज इक्वेशन का एक्सटेंशन होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज एप्लीकेबल टू स्टडी फ्लो प्रोसेसेस. तो अगर स्टडी फ्लो प्रोसेस, अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को हम कुछ और एजम्पशंस के साथ इसमें लिखते हैं तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से भी हम बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं. बिकॉज बर्नौलीज इक्वेशन का जो है ये एक्सटेंशन है. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से बर्नौलीज इक्वेशन इजीली ड्राइव की जा सकती है, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ड्राइव नहीं की जा सकती. तो बर्नौलीज इक्वेशन एंड स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस आर द एनर्जी इक्वेशंस. तो स्टडी फ्लो प्रोसेस समझ में आ गया. स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें मास और एनर्जी का फ्लो हो रहा है और साथ ही साथ इस तरीके से हो रहा है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. तो दीज टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर स्टडी फ्लो प्रोसेस. अब हम आते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे. एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए फॉर स्टडी फ्लो प्रोसेस हम एक कंट्रोल वॉल्यूम को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम में एक स्टडी फ्लो प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम इज वेरी सिमिलर टू द ओपन सिस्टम. तो जैसे ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का फ्लो हो सकता है, वैसे ही कंट्रोल सिस्टम हम ले लेते हैं. कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली जहां पे मास का फ्लो होता है तो उन सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होते हैं. वो अप्रोच क्या होते हैं? या तो हम मास के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और वो जहां जहां भी जा रहा है हम उसको स्टडी करते रहते हैं. एक अप्रोच तो ये होता है, इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन अप्रोच. ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा. इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन अप्रोच. जब हम किसी एक पर्टिकुलर मास के पार्टिकल को सेलेक्ट करते हैं और वो जहां जहां पे भी जा रहा है उसको स्टडी करते हैं, उसको ट्रैक करते रहते हैं. तो दिस इज द लैग्रेंजियन अप्रोच.
दूसरा होता है आइलेरियन अप्रोच, जिसको कहीं कहीं पे यूलेरियन भी बोलते हैं। तो आइलेरियन अप्रोच में क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसमें हम मास को नहीं पकड़ते हैं, हम एक वॉल्यूम को पकड़ लेते हैं, और जो जितना भी मास उस वॉल्यूम से पास हो रहा है हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो वॉल्यूम, जो स्पेस हमने सेलेक्ट किया है जहां से मास का फ्लो हो रहा है, तो हमने क्या है यहाँ पे एक जगह को फिक्स कर लिया, और जो मास है वो उस जगह पे जैसे ही आया हमने उसको स्टडी कर लिया। फिर वो वाला मास तो पास हो गया, फिर दूसरा मास वहां पे आया, उसको स्टडी कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम स्टडी करते हैं, सिस्टम को एनालाइज करते हैं, तो इस तरह के अप्रोच को हम बोलते हैं आइलेरियन अप्रोच। और अगर हमने मास को पकड़ लिया कहीं पे, और मास जहां जहां पे भी जा रहा है उसको वॉल्यूम से मतलब नहीं है, जहां भी मास जा रहा है हम उसको उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह के अप्रोच को हम बोलते हैं लैग्रेंजियन अप्रोच। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम आइलेरियन अप्रोच यूज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम मास को सेलेक्ट नहीं करते हैं, वॉल्यूम को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड दैट वॉल्यूम इज नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें मास का भी फ्लो हो सकता है और एनर्जी का भी फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे सिस्टम के लिए उसकी एक बाउंड्री होती है, वैसे ही कंट्रोल वॉल्यूम के लिए उसकी जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। तो यहाँ पे देखिए हमने कंट्रोल सरफेस बना ली है। इस कंट्रोल सरफेस के अंदर ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है। इस कंट्रोल वॉल्यूम में मास फ्लो रेट यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से मास फ्लो रेट इन होगा, और यहाँ से मास फ्लो रेट आउट हो जाएगा, एग्जिट पॉइंट है। तो वन पॉइंट को हमने, जो इनलेट पॉइंट है उसको वन पॉइंट दे दिया है, वन सेक्शन बना दिया है, सेक्शन 1 1, और जो एग्जिट पॉइंट है उसको हमने सेक्शन 2 बना दिया है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से एनर्जी का भी फ्लो हो सकता है, और एनर्जी का जो फ्लो है वो थर्मोडायनेमिक्स में दो तरीके से होता है, या आइदर हीट ट्रांसफर और आइदर वर्क ट्रांसफर। तो इसका मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो हीट ट्रांसफर की फॉर्म में भी हो सकता है और वर्क ट्रांसफर की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर की फॉर्म में होगा, उसको क्यू डॉट से नोट किया। डॉट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। तो जहां पे भी जिस क्वांटिटी के ऊपर में हम डॉट लगा देते हैं उसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम। तो अगर Q हमने लिखा तो Q की यूनिट होती है किलो जूल, लेकिन अगर Q डॉट हमने लिखा तो उसका मतलब हो जाएगा किलो जूल पर यूनिट टाइम, यानी कि किलो जूल पर सेकेंड हो सकता है, किलो जूल पर मिनट हो सकता है, किलो जूल पर आवर हो सकता है। उसी तरीके से W क्या है, वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर की यूनिट होती है किलो जूल, लेकिन W डॉट अगर मैंने लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, पर यूनिट टाइम, यानी कि किलो जूल पर सेकेंड में हो सकता है, किलो जूल पर मिनट में हो सकता है, किलो जूल पर आवर में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, मास का इंटरेक्शन यहाँ से हो रहा है। देखिए मास यहाँ से इनलेट से इन होगा और एग्जिट से बाहर हो जाएगा। इनलेट को सेक्शन 1 1 दे दिया है और एग्जिट को सेक्शन 2 2 दे दिया है। अब साथ ही साथ हमने ये भी इसमें कंसीडर किया है कि ये जो कंट्रोल वॉल्यूम का सेक्शन 1 है, या फिर जो इसका इनलेट सेक्शन है, वो एक रेफरेंस लाइन से Z1 हाइट ऊपर है। Z1 हाइट ऊपर है, जो जहां पे भी मास इस कंट्रोल वॉल्यूम में इन हो रहा है, वो जो उसकी जो हाइट है एक रेफरेंस लाइन से वो Z1 है, और जहां पे मास एग्जिट हो रहा है उसकी जो हाइट है एक रेफरेंस लाइन से, उसको हमने Z2 से डिनोट कर लिया। और जो रेफरेंस लाइन है ना उसको डेटम बोलते हैं। डेटम यूज करते हैं ये वर्ड पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम रेफरेंस लाइन जहां पे लेते हैं उसको डेटम बोलते हैं, DATUM, डेटम। तो डेटम लाइन से जो इनलेट है वो Z1 हाइट पे है और जो एग्जिट है वो Z2 हाइट पे है। अब देखते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें किन किन नोटेशंस की जरूरत पड़ती है। तो उन नोटेशंस को हम पहले देख लेते हैं। तो नोटेशंस क्या है, देखिए m.1 और m.2 ये क्या है, मास फ्लो रेट। 1 का मतलब सेक्शन 1 पे है यानी कि इनलेट पे है, और 2 का मतलब सेक्शन 2 पे यानी कि एग्जिट पे है। तो जहां पे भी 1 लिखा हुआ है उसका मतलब है इनलेट इन, और जहां पे 2 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो जो वेरिएबल है वो 2 पॉइंट पे लिया गया यानी कि एग्जिट पॉइंट पे लिया गया। तो m डॉट क्या है, मास फ्लो रेट। मैंने बताया कि जहां पे डॉट लग जाता है वहां पे क्या होता है, पर यूनिट टाइम। तो मास को हम m डॉट को क्या लिख सकते हैं, dm अपॉन dt लिख सकते हैं, dm अपॉन dt m डॉट का मतलब होता है। A1 A2 क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पे होगा, वन सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और टू सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया, टू सेक्शन का एरिया A2। ठीक है, तो ये है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम्स। P1 एंड P2 क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। P1 1 पॉइंट का प्रेशर, P2 2 पॉइंट का प्रेशर। स्मॉल v1 और स्मॉल v2 क्या होते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए। 1 पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड 2 पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम।
उसके बाद है Z1 एंड Z2 क्या है, एलिवेशन, अभी मैंने बताया ये एलिवेशन हैं, यानी कि हाइट है डेटम लाइन से इनलेट की और एग्जिट की। C1 एंड C2 क्या है, C1 इज द इनलेट वेलोसिटी एंड C2 इज द एग्जिट वेलोसिटी। देखिए वैसे तो हम वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे V से हम वॉल्यूम को डिनोट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो वेलोसिटी की जरूरत थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही कम पड़ती है, इसलिए हम वेलोसिटी को यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में C से डिनोट करते हैं। तो C1 and C2 are the inlet and exit velocities. Small u1 and small u2 are the specific internal energy. 1 point का मतलब inlet पे और 2 point का मतलब exit पे. H1 and H2 are the enthalpy at point 1 and at point 2, यानी कि inlet और exit पे. Q dot क्या है, net rate of heat transfer dq upon dt से इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये, Q डॉट क्या है, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब टोटल हीट ट्रांसफर सिस्टम के अंदर कितना हो रहा है, दैट इज dQ अपॉन dt, ठीक है। एंड W डॉट E क्या है, नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर, dWE, दिस इज WE एंड dt, ठीक है। अब देखिए नेट रेट है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर हो रहा है, मतलब जितना भी हीट ट्रांसफर उसमें हो रहा है उसका समीशन हमने ले लिया, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, उसको हम Q डॉट से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम जनरली ये एज्यूम करते हैं, ऐसा होता है थर्मोडायनेमिक्स में, कि हीट एडेड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क ट्रांसफर बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने दोनों टर्म्स को पॉजिटिव कंसीडर किया, इसलिए हमने जो एरो है वो अंदर की तरफ बनाया। बल्कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हीट ट्रांसफर सिर्फ सराउंडिंग से सिस्टम में होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में भी हो सकता है, लेकिन अगर सिस्टम से सराउंडिंग में होगा तो उसको हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी टर्म्स को पॉजिटिव लिया है। अगर कंडीशन के हिसाब से हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा होगा तो उसको फिर निगेटिव ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में हम सारे जो साइंस है उनको पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए हमने हीट ट्रांसफर को सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ दिखाया। और उसी तरह सेम कंडीशन है वर्क ट्रांसफर के लिए। वर्क ट्रांसफर के लिए भी जो वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी कि बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको वर्क डन बाय द सिस्टम लिया है, हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रही हो, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड हीट एडेड टू द सिस्टम, दिस इज Q डॉट। नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज W डॉट E से इसको डिनोट कर रहे हैं, dWE अपॉन dt हो जाएगा। तो ये तो है नोटेशन। अब हम आते हैं मास कंजर्वेशन पे। मास कंजर्वेशन क्या होता है, मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ इनलेट। भाई देखो, अगर मास एक्यूमुलेट नहीं हो रहा कंट्रोल वॉल्यूम में, तो जितना मास इन हो रहा है उतना आउट भी तो होगा, ठीक है। तो किसी भी जगह पे जितना मास इन हो रहा है उतना मास आउट भी होता है, तो ये होता है मास कंजर्वेशन लॉ। तो m.1 क्या था, मास जो इन हो रहा है, और m.2 क्या है, जो मास आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो m.1 क्या होता है, A1 C1 अपॉन स्मॉल v1। एक्चुअली ये ρ1 A1 C1 होता है, यानी कि रो डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी। लेकिन रो को हमने क्या ले लिया, मैंने कल डिस्कस किया था, कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, 1 अपॉन v1 ले लेते हैं, स्मॉल v1, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए हमने रो की जगह पे क्या ले लिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो मास कंजर्वेशन क्या हो गया है, A1 C1 अपॉन V1 इज इक्वल टू M2 क्या हो जाएगा, A2 C2 अपॉन V2। तो दिस इज द मास कंजर्वेशन। अब हम देखते हैं एनर्जी बैलेंस करते हैं। एनर्जी बैलेंस में हम पहले देखते हैं वर्क ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क ट्रांसफर कितना होगा। तो दो तरीके का वर्क है यहाँ पे, एक तो है एक्सटर्नल वर्क। अभी तक हम थर्मोडायनेमिक्स में जो भी जिस भी तरीके का वर्क ट्रांसफर पढ़ते आए हैं वो किस तरीके का वर्क होता है, एक्सटर्नल वर्क। तो एक तो एक्सटर्नल वर्क होता है जो सिस्टम सराउंडिंग पे, सराउंडिंग सिस्टम पे कर रहा है, और दूसरा होता है फ्लो वर्क। फ्लो वर्क जो हमने अभी एंथैल्पी के टाइम पे डिस्कस किया था, जिसको हम PV से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है एक्सटर्नल वर्क और दूसरा होता है फ्लो वर्क। क्योंकि मास का फ्लो हो रहा है, तो अगर मास फ्लो हो रहा है दैट मीन्स द फ्लूइड हैज सम एनर्जी, है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब मास फ्लो कंट्रोल वॉल्यूम पे इन होगा तो क्या करेगा, जो मतलब जो फ्लो हो रहा है मास, तो मास
कंट्रोल वॉल्यूम पे वर्क करेगा जब वो एंटर करेगा, ठीक है, और जब वो मास एग्जिट होगा कंट्रोल वॉल्यूम से तो फिर क्या होगा, कंट्रोल वॉल्यूम उस फ्लूइड डोमेन पे वर्क करेगा। तो ये होता है फ्लो वर्क। तो इनलेट पे फ्लो वर्क क्या होगा और एग्जिट पे फ्लो वर्क क्या होगा। तो जो इनलेट पे फ्लो वर्क होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग टू सिस्टम, दैट मींस वो क्या लिया जाएगा, निगेटिव। और जो एग्जिट पे फ्लो वर्क होगा पीवी, वो क्या लिया जाएगा, निगेटिव वर्क, सॉरी वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव वर्क, क्योंकि वहां पे कंट्रोल वॉल्यूम फ्लूइड डोमेन पे वर्क कर रहा है, यानी कि सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, जो कि बाहर जा रहा है सराउंडिंग में। फ्लूइड डोमेन पर वर्क कर रहा है, लेकिन फ्लूइड डोमेन जा कहां रहा है, बाहर जा रहा है सराउंडिंग में, ठीक है। तो जो वर्क, जो फ्लूइड का मास है जो एंटर कर रहा है वहां पे निगेटिव फ्लो वर्क होगा, और जो एग्जिट कर रहा है वहां पे पॉजिटिव फ्लो वर्क, ठीक है। तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, एक्सटर्नल वर्क प्लस फ्लो वर्क। तो एक्सटर्नल वर्क को तो हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। जो फ्लो वर्क होगा इनलेट पे कितना होगा, निगेटिव होगा, माइनस में होगा P1 V1 और मास dm1, और जो एग्जिट पे होगा वो क्या होगा, P2 V2 dm2। एक्चुअली हमने वहां पे क्या पढ़ा था, PV पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे V क्या था, टोटल वॉल्यूम पढ़ा था। तो टोटल वॉल्यूम को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन M। तो टोटल वॉल्यूम V कितना हो जाएगा, V इंटू M, ठीक है, V इंटू M। लेकिन यहाँ पे हम किसी एक फ्लूइड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो M की जगह पे क्या आएगा, dm आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल वॉल्यूम की जगह पे हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मास लिख दिया है, ठीक है, जिसको हम m डॉट से नोट कर रहे थे ना, अभी हमने बताया कि m डॉट क्या है, dm1 अपॉन dt है। तो इसको अभी हम पर यूनिट टाइम में भी कन्वर्ट करेंगे। तो फ्लो वर्क इनलेट पे कितना हो जाएगा, P1 V1 dm1, और एग्जिट पे कितना हो जाएगा, P2 V2 dm2। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब हम इसको अगर पर यूनिट टाइम में देखते हैं, तो टाइम इन द रेट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क पर यूनिट टाइम हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि WT डॉट एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट टाइम WE डॉट माइनस, अब ये जो फ्लो वर्क है इनलेट पे ये पर यूनिट टाइम होगा, तो क्या बनेगा, P1 V1 dm1 अपॉन dt, ठीक है, dm1 अपॉन dt प्लस P2 V2 dm2 अपॉन dt। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो रेट फॉर्म में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या इक्वेशन बन गई, टोटल वर्क जो है रेट फॉर्म में वो क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क माइनस P1 V1 m डॉट 1 प्लस P2 V2 m डॉट 2, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया। उसके बाद नाउ बाय द एनर्जी, बाय द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन याद है आपको क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे वापस से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी क्लोज सिस्टम के लिए उसका स्टेटमेंट हमने देखा क्या था, वो net rate of heat transfer in a closed cycle is net rate of work transfer। वो हमने देखा क्लोज सिस्टम के लिए, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं, यहाँ पे फ्लो है। तो जहां पे फ्लो है उसके लिए क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे, टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑल एनर्जी एट इनलेट, जैसे मास फ्लो रेट का था ना, मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट एग्जिट, वैसे ही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी होता है फ्लो के लिए, टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑल एनर्जी एट इनलेट, मतलब कि एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू एनर्जी एट आउटलेट, शॉर्ट में। लेकिन कौन से टाइप की एनर्जी, सारी टाइप की एनर्जी, अगर जितनी भी टाइप की एनर्जी हैं जो इनलेट में है उसको हम सम कर देते हैं तो वो एग्जिट के बराबर होती है, क्योंकि एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, तो भाई जितनी एनर्जी इन होगी उतनी आउट भी तो होगी ना, क्योंकि बाकी फिर कहाँ जाएगी। तो इसलिए ये जो कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये क्या बोलता है, टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑल एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑल एनर्जी एट एग्जिट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनलेट पे क्या क्या एनर्जी है और एग्जिट पे क्या क्या एनर्जी है। तो इनलेट पे जो टोटल एनर्जी है उसको हम E1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड डोमेन उसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल ई से क्यों डिनोट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एनर्जी पर यूनिट मास में, और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, m डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी एट इनलेट, प्लस Q1 भी तो एंटर कर रहा है ना उसमें, हमने क्या देखा, क्योंकि पॉजिटिव लेने के लिए हमने Q को क्या दिखा है,
दैट एनर्जी जो Q है हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, यानी कि हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है। ऐसा क्यों लिया हमने? क्योंकि हम इसको पॉजिटिव लेना चाह रहे थे, हम सारी टर्म्स को पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं। तो प्लस Q1 यानी कि इतनी एनर्जी टोटल एंटर कर रही है, तो टोटल एनर्जी होगी और प्लस हीट होगी। इज इक्वल टू आउट कितनी निकल रही है भाई? टोटल एनर्जी एट आउटलेट E1 मल्टीप्लाइड बाई m.2, ये तो टोटल एनर्जी जो आउट हो रही है प्लस वर्क भी तो कर रहा है ना वो कुछ, वो जो वर्क कर रहा है WT टोटल वर्क, ये जो हमने निकाला एक्सटर्नल वर्क प्लस फ्लो वर्क, तो टोटल वर्क। ठीक है, ऐसा देखिए जरूरी नहीं है, ये हमने इसमें क्यों यहाँ पे एंटर किया है क्योंकि हम सारी टर्म्स को अभी पॉजिटिव में लेके चलना चाह रहे थे। अगर हम ऐसे ही ले लेते एनर्जी, भाई एनर्जी जो है जब वो माइनस, जब मतलब कंट्रोल वॉल्यूम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जब सिस्टम वर्क ना करके सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगी तो ये वाला भी माइनस आ जाएगा। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी हमने उनको सिर्फ पॉजिटिव रखने के लिए जो दोनों के टर्म्स है इस तरीके से लिया है कि एनर्जी एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव होती है और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एनर्जी एट इनलेट, टोटल एनर्जी एट इनलेट क्या होगी? ऑल एनर्जी सम m.1 E1 प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m.2 E2 प्लस W डॉट T, टोटल वर्क ये होगी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं WT की, WT यानी कि टोटल वर्क। तो टोटल वर्क की वैल्यू जो हम पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा है m.1 E1 प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m.2 E2, m.2 E2 प्लस, अब ये WT की जो वैल्यू हमने निकाली थी यानी कि एक्सटर्नल वर्क प्लस एक्सटर्नल वर्क माइनस P1 V1 m.1 प्लस P2 V2 m.1। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस P1 V1 माइनस P1 V1 m.1 चूंकि नेगेटिव में था तो इसको हम इधर ले आए, हम 1 की तरफ, 1 की जो टर्म्स हैं उनको LHS में रखते हैं और जो 2 की टर्म्स हैं वो उनको RHS में रखते हैं। तो जब इसको इधर ले आए तो ये क्या बन गया m.1 E1 प्लस P1 V1 m.1 प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m.2 E2 प्लस P2 V2 m.2 प्लस WE। तो अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस E की वैल्यू को पुट करते हैं। E क्या है? टोटल एनर्जी। व्हाट इज टोटल एनर्जी? द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 की वैल्यू हो जाएगी U1, स्पेसिफिक एनर्जी। E क्या है? एनर्जी, और स्मॉल e क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरनल एनर्जी। लेकिन ये क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? पर यूनिट मास में ही होगी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट मास। और इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? पर यूनिट मास में होगी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी यानी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी U प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m V1 स्क्वायर, V को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ C से वेलोसिटी को, और m यहाँ पे आएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? हाफ C1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की टर्म स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ C1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgz, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्योंकि m यहाँ पे होगा नहीं, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी है तो m कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? gz। अब ये वैल्यू को हम पुट करते हैं E की जगह, तो E1 क्या हो जाएगा? U1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1। E2 क्या हो जाएगा? U2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz। तो ये E की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? m.1 तो बाहर है, E1 की वैल्यू पुट करते हैं U1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस gz1 प्लस ये वाली जो टर्म थी, ये वाली तो साथ में थी, P1 V1 m.1 प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m2 E2 की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट कर दी, U2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस gz2 प्लस यहाँ पे आ गया P2 V2 m.2 और प्लस एक्सटर्नल वर्क WE। ठीक है, तो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क WE। अब इस इक्वेशन को हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए U1 और ये क्या है? एक्चुअली ये पूरी टर्म क्या है? m.1 U1, और ये पूरी टर्म क्या है? m.1 P1 V1। तो अगर इन दोनों में से हम m.1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? U1 प्लस P1 V1, और स्मॉल U1 प्लस P1 V1 क्या होता है? P1 और स्मॉल V1 ये क्या होता है? एंथैल्पी H, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था।
तो इस U1 प्लस P1 V1 की जगह पे हम H पुट कर देते हैं। तो U1 प्लस P1 V1 की जगह पे आ गया H1 प्लस बाकी टर्म ऐसे रहने दिया C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q डॉट इज इक्वल टू M डॉट 2। यहाँ पे भी ऐसे हो गया, इस U1 और P2 V2 को ऐड कर दिया, U2 और P2 V2 को ऐड कर दिया तो बन गया H2, तो हो गया M डॉट 2 तो बाहर था ही H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W, जहाँ पे H1 क्या है U1 प्लस P1 V1 और H2 क्या है U2 प्लस P2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है M डॉट 1 H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q डॉट इज इक्वल टू M डॉट 2 H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W डॉट। ठीक है, तो एक फॉर्म तो ये होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, एक फॉर्म ये होती है जहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स हैं, एंथैल्पी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट ट्रांसफर है और वर्क ट्रांसफर। तो ये जो फॉर्म है एनर्जी की, वो है आपकी पर यूनिट टाइम की फॉर्म में, यानी कि किलो जूल पर सेकेंड की फॉर्म में, पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर भी हो सकता है। तो ये वाली जो फॉर्म है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, ये है पर यूनिट टाइम की फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, देखिए मास फ्लो रेट जो इनलेट पे था वो एग्जिट पे भी था, बराबर था मास फ्लो रेट, सिंस m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 m2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। m1 m2 क्योंकि बराबर है तो m1 से कर दो या m2 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हम m1 से कर लेते हैं और इधर m2 से कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो m1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा h1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मास की टर्म थी नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा dq बाई dm हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मास से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए एक्चुअली ये q डॉट क्या था, ये q डॉट था q डॉट था dq डिवाइडेड बाई dt, और m डॉट क्या था, m डॉट था dm डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, तो होगा क्या कि इस dt से ये वाला dt तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या dq बाई dm। तो क्या बचेगा यहाँ पे, पर यूनिट मास में आ जाएगी h1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस dm अपॉन dq अपॉन dm इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस dWe अपॉन dm। तो जैसे ये dq अपॉन dm हो गया, वैसे ये भी w डॉट e था, w डॉट e का मतलब dWe अपॉन dt, और m डॉट का मतलब dm अपॉन dt। तो dt से dt यहाँ पे जैसे कैंसिल हो जाएगा और ये भी बचेगा dWe अपॉन dm। तो एक फॉर्म स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की ये हो गई। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म थी वो तो थी किलो जूल पर सेकेंड में, ये वाली जो फॉर्म है वो हमारी होगी किलो जूल पर केजी में, क्योंकि ये पर यूनिट मास में है, इसको हमने मास से डिवाइड किया था तो ये पर यूनिट मास में है, तो ये हो जाएगी किलो जूल पर केजी। ठीक है, और एक फॉर्म अगर हम ये वाली जो देखिए स्पेसिफिक सारी टर्म्स हैं यहाँ पे, पर यूनिट मास का मतलब सारी टर्म्स स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर स्पेसिफिक ना होकर टोटल एनर्जी के टर्म में हम इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने m डॉट से डिवाइड किया था। ठीक है, m डॉट से, m डॉट क्या होता है kg पर सेकेंड, अब kg पर सेकेंड में डिवाइड किया तो यहाँ पे सिर्फ पर यूनिट में kg आ गया था। अब इसको अगर kg से यानी कि सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बचता है h1 जो स्पेसिफिक एंथैल्पी थी वो टोटल एंथैल्पी हो जाएगी h1 प्लस यहाँ पे m1 C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस m1 GZ1 प्लस dq, m से m कैंसिल, dq इज इक्वल टू h2 प्लस m2 C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस m2 GZ2 प्लस dW। तो एक फॉर्म ये हो जाती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, ये फॉर्म हो जाएगी आपकी किलो जूल। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि हीट ट्रांसफर की वैल्यू किस में गिवन है और वर्क ट्रांसफर की वैल्यू। अगर हीट ट्रांसफर की वैल्यू किलो जूल में गिवन है तो ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे तीसरी वाली में। अगर हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर की वैल्यू जो है वो किलो जूल पर केजी में गिवन है तो ये वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। और अगर हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की वैल्यू किलोवाट यानी कि किलो जूल पर सेकंड में गिवन है तो ये वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि हमें कंडीशन क्या दी हुई है, हम तीनों इक्वेशंस का यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो इक्वेशन यूज होती है वो इक्वेशन यूज होती है ये सेकंड वाली किलो जूल पर केजी। तो जनरली मास फ्लो रेट ना देके किलो जूल पर केजी में वैल्यूज आपको दी हुई होती है।
इसलिए H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाई DM इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW अपॉन DM। ये वाली इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो दिस इज द थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE, ठीक है। तो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? आपकी एक एनर्जी इक्वेशन है जिसको हम शॉर्ट में SFEE स्टडी फ्लो SFEE बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन में ही। अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था, अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? ये वाली टर्म्स हट जाएगी, ये वाली टर्म हट जाएगी, ये वाली टर्म हट जाएगी और ये वाली टर्म हट जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पे? देखिए DQ, LHS में बचा DQ और H1, RHS में बचा DWE और H2, और H1 को हम RHS में ले जाते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या बचती है? DQ इज इक्वल टू H2 माइनस H1 प्लस DW, और H2 माइनस H1 को अगर हम DH लिख देते हैं, H2 माइनस H1 को DH लिख सकते हैं, क्योंकि H ये क्या है? एक पॉइंट फंक्शन है, एंथैल्पी से पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन में H2 माइनस H1 को DH लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर पॉइंट फंक्शन नहीं है, इनमें हम DQ और DH को Q2 माइनस Q1 और W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते। तो लेकिन एंथैल्पी क्या है? पॉइंट फंक्शन है, इसको हम H2 माइनस H1 को DH लिख सकते हैं। तो फिर ये इक्वेशन और शॉर्ट हो जाती है, और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, देखिए ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही है ये अभी भी, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के बाद ये इसकी शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाती है DQ इज इक्वल टू DW प्लस D, ठीक है। दैट इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। या फिर हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, और वो नाम क्या है आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर फ्लो प्रोसेसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर फ्लो प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? DQ इज इक्वल टू DW प्लस DH। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस क्या था? DQ इज इक्वल टू क्या था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम यूज किया था, DQ इज इक्वल टू DW प्लस DU, ठीक है। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस, और दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर फ्लो प्रोसेस, ठीक है। तो DQ इज इक्वल टू DW प्लस DH भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही आता है, अगर हम उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही है, लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे DH फ्लो प्रोसेस के लिए एंथैल्पी का यूज करते हैं, और नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का यूज करते हैं। तो दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर फ्लो प्रोसेस एंड नॉन फ्लो।